नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी सब्जेक्ट से, आज हम पढ़ेंगे हिंदी को। तो हिंदी में छोटे छोटे टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक हिंदी से। तो हिंदी में देखिए, बर्ड, पहले हम समझते हैं बर्ड किसे कहते हैं। बर्ड यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर है वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है क्या है? वर्ड कहलाती है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड क्या हो गया? जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है उसको वर्ड कहा जाता है। ठीक है, और जो मानक वर्ड हैं हिंदी भाषा में, तो मानक वर्डों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी भाषा में अगर मानक वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके कि मानक वर्ड कितने हैं, तो मानक वर्ड हिंदी भाषा में है 52। हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं? 44। यानी मूल वर्ड अगर पूछे जाएं तो 44 है और मानक वर्ड कितने हैं? 52। ठीक है, तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में जो वर्डों की संख्या होगी 44 हो गई। मूल वर्ड कितने हो गए? 44। और मानक वर्डों की संख्या होगी 52। तो वर्ड कितने हो गए? 44। अब हिंदी में देखिए स्वर, व्यंजन और मात्राएं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। हिंदी में स्वर 11, व्यंजन 33 और मात्राएं 10। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि स्वर कितने, कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ से लेके अंगा तक आ जाते हैं हमारे स्वर, और उसके बाद का से लेकर ज्ञा तक में व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 और व्यंजनों की संख्या हो गई हमारी 33। तो हिंदी में अगर स्वर पूछे जाते हैं तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। मात्राएं 10। चलिए आगे देखते हैं। अब स्वर किसे कहते? वर्ड तो हम समझ गए। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाती है, जिसको हम लिखते हैं, जिससे हम भाषा लिखते हैं, तो वो हमारी क्या होगी? लिखित इकाई वर्ड कहलाएगी। अब वर्डों की संख्या हमें क्लियर होगी कि 44 वर्ड होते हैं, मानक वर्ड 52 होते हैं, स्वर कितने हो गए? 11 और व्यंजन कितने हो गए? 33, 10 मात्राएं हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे क्या है? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से जो उच्चारण हो रहा है तो वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उनमें स्वर का प्रयोग होता है, और अगर स्वर है तो वो स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण होता है। स्वर में देखिए हो जाते हैं, स्वर में मूल स्वर 4 और संधि स्वर 7 होते हैं। ठीक है, स्वरों में भी दो भेद हो गए कि एक हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया हमारा संधि स्वर। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि स्वर क्या होता है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। क्लियर? और स्वर के दो भेद हो गए, इसमें एक मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं और संधि स्वर कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। अब 4 देखिए, जिन स्वरों में खंड नहीं किए जा सकते, जिन स्वरों के खंड नहीं किए जा सकते वो हो गए मूल स्वर। मूल स्वर में अ, ई, उ और री, ये हो गए हमारे मूल स्वर 4। ठीक है, 4 मूल स्वर हो गए। तो जिन स्वरों के खंड नहीं किए जा सकते हैं वो क्या है? मूल स्वर। और जिनके खंड कर लिए जाते हैं वो हो गए हमारे संधि स्वर। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब देखिए पहले मूल स्वर समझ लेते हैं। तो मूल स्वर को और क्या क्या कहते हैं, किन नामों से जानते हैं ये देख लीजिए। इनको मूल स्वर कहते हैं आदि स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर और अनुदात स्वर। तो अगर ये नाम भी आ जाते हैं तो उनका क्या मतलब हो गया? मूल स्वर। मूल स्वर, आदि स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक, ह्रस्व स्वर, अनुदात स्वर। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो एक मात्रिक स्वर 4 होते हैं। आदि स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, ये पूछ दिया जाता है, इनमें से कोई भी नाम लेके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, और उसमें कौन सा? अ, ई, उ और री। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संधि स्वर किसे कहते हैं। देखिए संधि जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। संधि स्वर कितने हैं? 7। और दो स्वरों से मिलकर बने जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं संधि स्वर कहलाते हैं, यानी दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो मूल स्वर हो गए वो हमारे इनके टुकड़े नहीं किए जाएंगे, और इन
जो संधि स्वर है हमारे 7 होते हैं, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आ, तो आ और छोटा आ और आ मिलकर क्या हो जाता है आ, ठीक है। तो ये 2 स्वर हो गए, तो 2 स्वरों से मिलकर आ बना है, तो ये कैसा हो गया संधि स्वर। इसी तरीके से सारे स्वर ये आ जाते हैं, जिसमें ई उ ई उ ए और ओ औ, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए संधि स्वर। अभी हमने आपको बता दिया है कि 2 स्वरों कैसे, तो आ और आ मिलकर हो गया बड़ा आ, ठीक है। तो ये 2 स्वरों से मिलकर हो गया। तो इसी तरीके से ई और प्लस ई मिलकर बड़ी ई हो गई, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया। तो इस तरीके से ये बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो हमने पढ़े थे मूल स्वर, उनके नाम थे ये मूल स्वर, आदि स्वर, लघु, एकमात्रिक, ह्रस्व और अनुदात। इसी तरीके से जो हमारे संधि स्वर है उनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक और उदात। अगर ये नाम आते हैं आपके तो भी आपको राइट आंसर क्या माना, 7 होते हैं। 7 कौन से, आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन, स्वर समझ गए आप लोग क्लियर से, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन देखिए, जो शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन में हमेशा स्वर का प्रयोग होता है। जैसे का बोलते हैं, का व्यंजन है, तो का और आ मिलकर, का और आ मिलकर यहाँ पर क्या हो जाता है का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया। तो स्वर हमेशा, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके भाग भी कई होते हैं, किन मतलब का से लेकर ज्ञ तक में जितने आ रहे उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। किस तरीके से, देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इनको इनकी संख्या कितनी हो गई 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनकी संख्या होगी 25। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे का वर्ग, का वर्ग में क्या आ जाता है, देखिए का वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ ञ, ठीक है। तो का वर्ग, का खा गा घा ञ वाला ये जो वर्ग हो गया का खा गा घा, तो ये हो गया हमारा का वर्ग, ठीक है। तो का वर्ग इसी तरीके से हमारा हो जाएगा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जितने भी ये वर्ग होते हैं इनको 5-5 अक्षर ये वर्ड मिलाकर हो गए कितने 25। तो ये हमारे हो गए वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो का से लेकर यहाँ पर यहाँ पा फा बा भा, ठीक है, बा मा, पा फा बा भा मा, यहाँ तक हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। जैसे अगर मान लो ता वर्ग हम बोलते हैं, ता वर्ग में क्या आ गया, ता था दा धा ना, ठीक है। तो ये हो गया ता वर्ग। तो इसी तरीके से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो ये जो 5 वर्ग हैं इनसे मिलकर बन गए 25। तो ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में 4 संख्या, इनकी कितनी बताएगी, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या रा ला और वा, ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, 4, स्पर्श व्यंजन 25। जो वर्ग होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग, ये जो वर्ग होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन 4, इसमें देखिए या रा ला वा, ये 4 व्यंजन जो हो गए ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन। अब हम देख लेते ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है, इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन श, सा और श और हा, ठीक है। ये तीनों सा और हा मिलाकर बन गए ये ऊष्म व्यंजन मिल गए, ठीक है। तो तीनों सा और हा में बनकर हमारे बन गए ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, 4। इसके बाद देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है, कितनी, 4। तो देखिए स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे 25, अंतःस्थ व्यंजन हो गए 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन भी 4। तो इसमें संयुक्त व्यंजन को देखिए कौन कौन से हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब इसमें श्र, छ, त्र, ज्ञ, ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाए, यूपी टेट में तो ये पता नहीं कितने बार आया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन यहाँ पर इस तरीके से पूछ रहे, छ
इस तरीके से छा, तो छा में देखिए कौन कौन से हमारे व्यंजन आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से मिलकर बन जाते हैं। तो इसमें देखिए छा जब हम बनेगा तो हमारा क्या का और सा, का आधा का आ जाएगा और सा, ये मिलकर हो गया हमारा छा। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि जो छा है कौन कौन से, तो इसमें कई तरीके से ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि का इस तरीके से सा, दूसरा सा दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कौन कौन से व्यंजन किस किस हमारे व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इसमें त्र यानी ता और रा, ज्ञा, जा और वा, ये मिलकर बनते हैं हमारे ज्ञा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4, और श्र, शा और रा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। श्र यानी शारा, छ, का और सा से मिलकर बनता है, त्र, ता और रा से, ज्ञा, जा और वा से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी, 4। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त ये दो होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन दो। देखिए ये डा हो गया, डा है, और यहाँ पर अगर अनुस्वर लग गया, नीचे बिंदी लगी तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन में आ गया। इसी तरीके से ये ढ, तो अगर बिंदी लगा दी तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हो गए, 2। कौन सा, ढ, ढ और ढ। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों की विशेषताएं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की विशेषताएं कितनी है, 5 विशेषताएं हैं। कैसे हम समझेंगे उत्क्षिप्त व्यंजनों को, कहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन सही है, कहाँ पर गलत है। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों में कोई शब्द शुरू नहीं होता है, उत्क्षिप्त व्यंजनों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये यहाँ पर एक इसकी विशेषता बन जाती है कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उनसे कोई शब्द शुरू नहीं होगा। जैसे ढक्कन लिखा है तो ढ, इस तरीके से ये उत्क्षिप्त है। हमने बताया नहीं, यहाँ पर आपको ढा बनाकर बिंदी यहाँ पर लगा देते हैं तो ये उत्क्षिप्त बन जाता है। तो इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, अगर शुरू हो रहा है तो वो गलत है। ठीक है, ढक्कन लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए आगे दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन की, कि उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। अब यहाँ पर पहली विशेषता क्या थी कि उत्क्षिप्त व्यंजन से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, इससे शब्द शुरू नहीं होगा, ये गलत है। ठीक, यहाँ से क्लियर है। अब उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। अब यहाँ पर देखिए ये उत्क्षिप्त व्यंजन है तो यहाँ पर ये मध्य में है, स, ड़ और यहाँ पर का, तो उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ हो गया, तो यहाँ पर ये राइट है। ठीक है, अगर ये शुरू यहाँ से कोई शब्द शुरू करो इससे तो नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या हो गया, अनुस्वर और अनुनासिक के बाद उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है क्या, अनुस्वर अगर अनुस्वर लगा हो या अनुनासिक लगा हो तो उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग उसके बाद नहीं होगा। जैसे मेढक, मेढक में यहाँ पर देखिए आप अनुस्वर लगा है, यहाँ पर ये अनुस्वर, तो अनुस्वर के बाद ये ढा बना है, ना कि ये बनेगा। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा ढूंढना, तो ढूंढना में ये नहीं, यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पर अगर बिंदी लगती है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा अनुनासिक है, चंद्र बिंदी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक विशेषता ये हो गई। अब इसके अपवाद भी आ जाते हैं, अपवाद तो हर चीज़ में मिलेंगे, तो इसी तरीके से ये अपवाद आ गया। अपवाद में जैसे सूंड, अब देखिए यहाँ पर ये अनुनासिक है लेकिन उसके बाद भी ये उत्क्षिप्त व्यंजन आया है, और मुडेर में भी आया है। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप दो ये शब्द हमारे आ गए जिसमें सूंड और मुडेर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता उत्क्षिप्त व्यंजन की क्या हो गई कि अंग्रेजी शब्दों में उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजी जो शब्द हैं उनको जो हिंदी में लिखते हैं तो उसमें उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे रेडियो, रेडियो तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा उत्क्षिप्त वर्ण के साथ। ठीक, रोड तो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैडम तो यहाँ पर उत्क्षिप्त वर्ण नहीं लगेगा। तो जो भी अंग्रेजी के वर्ड आते हैं इनको हम हिंदी में लिखते हैं तो वहाँ पर उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता। ये एक विशेषता है, आप अच्छे से याद रखिए इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आ गया, उत्क्षिप्त वर्ण के साथ हलंत का प्रयोग नहीं होता है। उत्क्षिप्त वर्ण के साथ हलंत का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ये जो हमारा है
जान्य, तो ये सही है। अब यहाँ पर ये उत्क्षिप्त वर्ड आ गया तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से उत्क्षिप्त वर्डों की हमारी 5 विशेषताएं निकल कर आ गई। इससे हम समझ सकते हैं कौन सा शब्द सही है और कौन गलत है। तो उत्क्षिप्त वर्डों की संख्या कितनी होती है? तो उत्क्षिप्त वर्ड 2 होते हैं। कौन कौन से? ढ और अड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह यानी अंग और आहा। अंग आहा जो 2 वर्ड होते हैं इनको अयोगवाह वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो अंग है अनुस्वर और आहा को विसर्ग, ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग। तो ये हमारे अयोगवाह वर्ड हो गए 2। तो हमने हिंदी में आज छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, इससे वीडियो हम और भी बनाएंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।